हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज जितेंद्र चौधरी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू आईट्यूब क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नवंबर 11 यानी कि कल और आज के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। तो कुछ खास मैं न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूं। देखिए, आज हम लोग क्या करते हैं, आजकल हम लोग इंडियन एक्सप्रेस आपके लिए रोज लेके आते हैं, लेकिन जो न्यूज़ है वो आपको अल्टरनेटिव डेज पे लेके आते हैं ताकि आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो मिल सके। तो कुछ कलेक्ट करके 5-7 न्यूज़ हम आपके लिए यहाँ पे कवर करते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज्यादा डिले नहीं करते हैं। जो पहली न्यूज हमारी है वो है चार धाम रोड डिबेट। जो चार धाम जो है ना हमारे, उसके जो रोड वहां पे बनाया जा रहा है उसको लेके है। परसों वाली क्लास में भी मैंने आपको करवाया था, पूरा डिटेल में टॉपिक कराया था। आज फिर से इंडियन एक्सप्रेस ने इसको एज अ न्यूज भी कवर किया है और इसको एज अ एक्सप्लेन्ड सेक्शन में भी कवर किया है। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज अलग से एक्सप्लेन्ड सेक्शन नहीं लेके आया हूं। देखिए, जब आप चार धाम की बातें करते तो हिंदुओं में चार धामों की बहुत मान्यता होती है कि जब आदमी अपनी घरेलू और सांसारिक जिंदगी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनसे जब उनसे ऊपर उठ जाता है या उनको निभा लेता है, तो हम लोग चार धाम की यात्राएं करते हैं। अब इंडिया में चार तरह की चार धाम यात्राएं होती है। एक होती है पूरे जो कंट्री वाइज होती है, उसमें एक धाम आपका नॉर्थ में होता है, एक साउथ में, एक वेस्ट में और ईस्ट में। कौन कौन से चार धाम होते हैं, परसों वाली क्लास में आपको विद मैप मैंने बताया था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि चार धाम कौन से होते हैं। लेकिन जब उत्तराखंड की बात आती है तो यहां पे भी आपके पास चार धाम होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चार धाम माने गए हैं उत्तराखंड के अंदर। इन चार धामों में से एक धाम ऐसा है जो इंडिया वाले धाम में भी गिना जाता है। क्या वो बद्रीनाथ है, क्या वो केदारनाथ है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दीजिए। दो ऑप्शन में से एक आपको चूज करना है। अब पूरा मामला क्या है, देखिए ब्रीफली आपको बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मामला ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि जो इस एरिया में जो चार धाम, इसको हम लोग ये जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पे जो रोड्स जाती है, जैसे ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग तक जाती है, गौरीकुंड तक जाती है, जोशीमठ तक जाती है, माना तक जाती है, वैसे लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। ये रोड्स के नाम आपको नाम याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी तरह से। जिनकी लेंथ दे रखी है इसको भी याद करने की पूरी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इशू पता होना चाहिए। सरकार चाहती है कि वो इन रोड्स की जो विड्थ है उसको बढ़ाए, मतलब इनको चौड़ा करने की बात चल रही है। और डेफिनेटली जो हिमालयन रीजन है, रिस्की रीजन है, हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, तो डेफिनेटली जब आप रोड्स को चौड़ा करना पड़ेगा, उसको 6 लेन करना पड़ेगा या 4 लेन तो वैसे वहां पे ऑलरेडी है बहुत जगह पे। तो जब इसको लेन को बढ़ाना पड़ेगा तो आपको वहां पे क्या करना पड़ेगा? आपको वहां पे जंगलों की कटाई करनी पड़ेगी, पहाड़ों को काटना पड़ेगा, और वो जो पूरा इकट्ठा हो जाता है मलबा, उसको भी कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना पड़ेगा। तो यहां पे हमारे पास दो समस्याएं हैं। एक समस्या हमारे यहां पे ये है कि जब रोडों को चौड़ा करेंगे तो इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन यहां पे होने वाला है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लेकिन ये सरकार किस लिए करना चाहती है? अब यहां पे जो बड़ा मुद्दा था वो तो यही था कि जो पिलग्रिमेज होते हैं, यानी कि जो श्रद्धालु जाते हैं चार धाम की यात्रा करने, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां जा सकें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जा सके और सेफली जा सकें, और वहां पे टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। बेसिकली ये इसका पर्पस था। इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन तो होगा ही। अब क्या हुआ, किसी ने इसके अगेंस्ट में केस डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस डाला गया तो वहां पे एक कमेटी बिठाई गई। उस कमेटी में 21 लोग थे लगभग, जिनमें से 14 लोग ऐसे थे जो गवर्नमेंट अपॉइंटेड थे, 7 लोग ऐसे थे जो बेसिकली एनवायरमेंटलिस्ट थे। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में कुछ लोगों ने तो इसको सपोर्ट किया कि हाँ इसकी विड्थ को बढ़ा दीजिए, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं आप इसकी विड्थ को मत बढ़ाइए, वहां पे बहुत खतरा हो सकता है ना। तो ये दो पॉइंट अभी सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट किसका किसका पक्ष लेगी? तो सुप्रीम कोर्ट भी यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है। अब सरकार ने यहां पे क्या पक्ष रखा है? ये जो चारधाम प्रोजेक्ट है, सरकार का कहना है कि देखिए भैया, यहां पे रोड्स को चौड़ा करना जरूरी है। हालांकि सरकार का मेन मोटिव कुछ और था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार ने जो आर्गुमेंट दिया वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि चार धाम को भूल जाइए, ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। चाइना बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ना। ऐसा ना हो कि फ्यूचर में चाइना के साथ हमारा लड़ाई हो जाए, वॉर हो जाए, तो हम लोग जल्दी से अपने सैनिकों को खाने पीने का सामान, हथियार वगैरह इजीली भेज सके बॉर्डर एरिया में। इसीलिए इसको डेवलप किया जाना जरूरी है। ऐसा सरकार का आर्गुमेंट है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी यही आर्गुमेंट दिया है।
अब सरकार सुप्रीम कोर्ट अभी यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, उसको ही लेके ही ये पूरा आर्टिकल यहां पे बताया गया है। ठीक है, तो ये 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ और आपको बता दिया। कनेक्टिविटी भैया इंप्रूव करनी है, लगभग 900 किलोमीटर 800 एंड समथिंग किलोमीटर का यहाँ पे रोड को चौड़ा किया जाना है। ठीक है, ऊपर से अगर आप यहाँ पे चौड़ा करोगे रोड को तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी आपकी यहाँ पे इजी हो जाएगी। एनवायरमेंटल कंसर्न तो है ही, वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। कुछ खास स्पीसीज के नाम यहाँ पे बता रखे हैं जिनको स्पेशल खतरा है, और ये दोस्तों आम स्पीसीज नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि कोई चिड़िया है, कौवा है, कबूतर है, नहीं। ये ऐसे स्पीसीज हैं जो हमारे शेड्यूल 1 यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर लिस्टेड हैं, मतलब इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिला हुआ है। 2-3 के नाम यहां पे बता रखे हैं, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा मुद्दा यहां पे इस समय है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस फैसले को इसको होल्ड पे रखा हुआ है, अभी सुनाया नहीं है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होने वाला है। अगर आपको डिटेल में इस पर देखिए, वैसे अभी इतनी ही रिक्वायरमेंट है आपको इन्फॉर्मेशन के लिए, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इतनी ही काफी आपके लिए। अगर आप फिर भी अगर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपके आज के न्यूज़पेपर का एक्सप्लेन्ड सेक्शन पढ़ सकते हो, और ज्यादा डिटेलिंग के लिए मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा, जितनी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके लिए काफी है। अगली जो न्यूज आती है वो आती है आपकी न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स। इसे आप अपने जीएस पेपर 2 से कवर कर सकते हो। ठीक है, इसे आप सोशल जस्टिस वाले पोर्शन से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो, और गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वहां से भी थोड़ा रिलेट कर सकते हो। देखिए, जैसे कोई न्यूज चैनल्स होते हैं, है ना, तो न्यूज चैनल इंडिया में दुनिया भर के हैं जिन पे अलग अलग तरह के प्रोग्राम चलते हैं। इनमें बहुत सारे सरकारी भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट भी हैं, ज्यादातर तो प्राइवेट ही हैं। अब होता क्या है, मान लो प्रणब मुखर्जी कह रहा हूं, क्या नाम है उनका जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, है ना, वो रिपब्लिक टीवी वाले, या कोई भी हो, मतलब अगर कोई न्यूज दे रहा है कोई एंकर, अब उस न्यूज को आप तो इजिली देख सकते हो, आप तो इजिली सुन सकते हो, लेकिन उस इंसान का क्या, जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, जिसको हियरिंग इश्यूज हैं, जिसको थोड़ा ऊंचा सुनाई देता है, इंपेयरमेंट है, वो आदमी तो उसको नहीं सुन पाएगा इंफॉर्मेशन को जो वहां पे न्यूज में चल रही है ना। इसीलिए सरकार ने नई गाइडलाइंस इशू की हैं, और वो गाइडलाइन को कहा जाता है न्यू ड्राफ्ट गाइडलाइंस फॉर द एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड। अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है, ड्राफ्ट का मतलब ये कि सिर्फ एक प्रपोजल है, अभी इसको एज सच इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अभी तो इसमें बहुत सारी सजेशंस आएंगे, उसको बाद में इंप्लीमेंट किया जाएगा। सजेशन ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने इशू किया है, ये आपने मिनिस्ट्री याद रखना है। इसने न्यू स्टैंडर्ड इशू किए हैं। इसने कहना है कि ऑलमोस्ट ऑल टेलीविजन चैनल्स, देखिए यहां पे वर्ड लिखा है ऑलमोस्ट, इसका मतलब सभी नहीं, ऑलमोस्ट जितने भी टीवी के चैनल्स हैं, न्यूज टेलीविजन चैनल्स हैं, उनको कैप्शन देना पड़ेगा। मतलब जो न्यूज वो डिलीवर कर रहे हैं भैया, नीचे सबटाइटल भी चलाना पड़ेगा, ताकि जिन लोगों के सुनने में प्रॉब्लम है वो कम से कम न्यूज को पढ़ सकें, उनको पता चले कि क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है। या फिर साइन लैंग्वेज आपको वहां पे साथ में बिठाना पड़ेगा, ताकि साइन लैंग्वेज से वो लोग उसको समझ सके जिसको साइन लैंग्वेज आती है। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये थोड़ी सी यहां पे बात की गई है। अब ये जो नोटिफिकेशन इशू किया गया, इसको किया गया है राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंडर में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पे न्यूज थी। हालांकि सभी न्यूज चैनल को हर प्रोग्राम के लिए अलाउड नहीं है, कुछ एग्जाम्पशंस मतलब कुछ छूट भी यहाँ पे दी गई हैं। मान लो कोई लाइव सेशन चल रहा है, अब लाइव सेशन में तो नीचे कैप्शन नहीं हो सकता, तो इस तरह की छूट यहाँ पे दी गई है। लेकिन जो रिकॉर्डेड चीजें होती हैं डेफिनेटली वहां पे कैप्शंस होने चाहिए। ठीक है, जैसे ये इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, अब ये आपको जो लिखा हुआ उसको तो आप पढ़ सकते हो। मान लो किसी को तैयारी करनी है एग्जाम की, उसको हियरिंग प्रॉब्लम है, वो सुन तो नहीं सकता जो मैं आपको डिटेलिंग प्रोवाइड करवा रहा हूं, तो उस इंसान के लिए नीचे कैप्शन दिया जाना बिल्कुल जरूरी है। तो YouTube पे एक ऑटोमेटिक कैप्शन वाला ऑप्शन होता है, जिसमें अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो तो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाता है। लेकिन अगर आपको किसी और लैंग्वेज में, जैसे मान लो मैं हिंदी बोल रहा हूं, अगर वहां पे इंग्लिश कैप्शंस आपको डालने हैं तो उसके लिए फिर आपको अलग से टाइप करके कैप्शंस वहां पे डालने पड़ते हैं, जो कि एक बहुत लंबा चौड़ा काम होता है। तो हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते, छोटा सा चैनल है हमारा, तो उसके लिए तो टीम लगानी पड़ेगी। लेकिन जो न्यूज चैनल्स होते हैं बड़े बड़े, डेफिनेटली इनके पास तो बहुत सारे साधन होते हैं, तो उनको वो चीज करनी चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो कुछ प्रोविजंस हैं हमारे पास जो डिसेबल्ड लोगों के लिए है, आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये। ठीक है, ये आर्टिकल में कहीं मेंशन नहीं है, सिर्फ आपके लिए दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। आर्टिकल 14 यूएन कन्वेंशन है,
हमारे पास जो है डिसेबिलिटी एक्ट 2016 भी है। तो ये थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पे पढ़ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में इस तरह की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। एक पर्सनैलिटी है कर्नाटका से जो बहुत ही ज्यादा आजकल न्यूज में है। अभी जिंदा नहीं है, काफी साल पहले जिंदा थी, लेकिन इनकी ब्रेवरी के किस्से आज भी कर्नाटका में बहुत धूमधाम से और बड़े चाव से सुनाए जाते हैं। वहां के जो लोक गीत हैं वहां पे भी इनके नाम के गीत गाए जाते हैं। बहुत फेमस पर्सनैलिटी है। तो यूपीएससी का आपका जो प्रीलिम्स वाला सेक्शन होता है उसमें कई बार वो पूछ लेता है पर्सनैलिटी इन न्यूज। तो कोई छोटी मोटी न्यूज कहीं पे आती है, आप उसको तैयारी करते नहीं हो, उसको छोड़ के चले जाते हो, एग्जाम में वही क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो आज ऐसी ही एक पर्सनैलिटी जो न्यूज है वो है ओनेक ओबावा। ओनेक ओबावा ये कौन है? ये कर्नाटका से बिलोंग करती हैं, आपको ये पता होना चाहिए। कर्नाटका की सरकार ने 11 नवंबर यानी कल को इनकी जयंती मनाई थी। ठीक है, थ्रू आउट द स्टेट। अब आप सोच रहे होंगे सर हमने इनके बारे में पहले कभी नहीं पढ़ा, ना ही आपने इंसिडेंट हिस्ट्री में पढ़ा, ना ही मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ा, मॉडर्न हिस्ट्री में तो कर छोड़ ही दीजिए। ये कौन है पर्सनैलिटी? हालांकि ये पर्सनैलिटी कर्नाटका से रिलेटेड है, लेकिन इनके काम बहुत बड़े हैं। ओनाका ओबावा इनका नाम था। ये एक वुमन वॉरियर थी, वुमन वॉरियर, महिला थी, ये बहुत बड़ी वॉरियर थी। हैदर अली के कुछ सैनिक थे, या उनकी फोर्स को आप कह सकते हो, इन्होंने सिंगल हैंडेडली मतलब अकेली ने उनके खिलाफ लोहा लिया था। और कई सारे हैदर अली की जो सोल्जर्स थे, उनकी जो उनके सुरक्षा में या उनकी आर्मी में उनको मार गिराया था। और सिर्फ एक पेस्टल से ही मार गिराया, मतलब हथौड़े टाइप की जो होता है खोदने के लिए, उसी से मार गिराया था। हालांकि इसके पीछे जो बड़ी जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली इनके हस्बैंड वहां पे काम करते थे। तो चित्रदुर्गा, ये एक फोर्ट है वहां पे, फोर्ट एक किला है चित्रदुर्गा में, इनके हस्बैंड काम करते थे। तो वहां पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे बेसिकली। तो ये जब उनको खाना वाने जब वो वहां पे गई तो इन्होंने देखा इनके जो हस्बैंड है वही कहीं पे काम कर रहे हैं या फिर जो है सो रहे थे। लेकिन इन्होंने झाड़ियों में से कुछ आवाज सुनाई दी। इन्होंने देखा कि हैदर अली के कुछ सैनिक, वहां पे एक दरार थी दीवार के अंदर, उस दीवार की दरार से उसके किले के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इसने झाड़ियों में वो आवाज सुनाई दी। तो इसने अपने पति को नहीं बताया कि वहां पे कुछ इस तरह के लोग हैं। इन्होंने अकेले ही इन्होंने क्या किया, उस दरार के पीछे की तरफ खड़ी हो गई इस तरह का फावड़ा लेके। और जैसे ही वहां से दीवार से, क्योंकि वो दीवार बहुत पतली थी, तो वहां से एक आदमी ही आ सकता था, एकदम 10-20 लोग नहीं आ सकते थे। तो जैसे ही उस दरार से, क्रैक से आते थे, उनके सर के ऊपर वार करती थी। तो कई लोगों को इन्होंने मार गिराया। हालांकि एंड में ये खुद भी मारी गई उनके द्वारा। लेकिन इनके जो किस्से हैं भैया वो बहुत धूमधाम से सुनाए जाते हैं, बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो चित्रदुर्गा जो फोर्ट है ये भी न्यूज में है, और नाका ओबावा भी न्यूज में है। ठीक है, चित्रदुर्गा जो फोर्ट है उसको लोकली जो है एलुसितना कोटे कहा जाता है। सिर्फ यही नहीं, और भी कई ऐसी वीमेन वॉरियर रही हैं जिसको इस बार सेलिब्रेट किया गया है कर्नाटका में। जैसे अब्बाका हो गई, किलाडी या कित्तूर। ठीक है, इसके नाम भी अगर आपको याद कर ना सकते हो तो कर लीजिए। अदरवाइज ये जो हम लोगों ने नाम बताया है ओनाक ओबावा, ये नाम भी अगर आपको पता होगा दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपी लैड जो है एक स्कीम थी जिसको कोविड की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन अभी इसको दोबारा से रिस्टोर कर दिया गया है। ये एमपी लैड स्कीम क्या होती है ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे जानने की जरूरत है। यूपीएससी में इसके बारे में क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है। एमपी लैड्स का मतलब होता है एमपी यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। ठीक है, ये इसका नाम होता है। यानी कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, है ना, उस कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए उनको स्पेशल कुछ पैसा दिया जाता है। उस पैसे का यूज अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेवलपमेंट के लिए वो लोग कर सकते हैं। बेसिकली उनको कितना पैसा दिया जाता है? 5 करोड़ रुपए दिया जाता है। ठीक है, 5 करोड़ रुपए दिया जाता है। तो उस 5 करोड़ रुपए को वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने मन से खर्च कर सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, एम्प्लॉयमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए। इसमें से कुछ जो 5 करोड़ में से कुछ पैसा जो किया जाना होता है वो SC/ST पर्पस के लिए अलग से दिया जाता है ना, उसको उसके लिए करना रहता है। अब जब कोविड शुरू हुआ था, कोविड-19 पिछले साल, तो सरकार ने ये स्कीम बंद कर दी गई थी क्योंकि सरकार के पास पैसा था नहीं, है ना। हॉस्पिटलाइजेशन, वैक्सीनेशन एंड ऑल दैट, उस पर खर्चा हो रहा था। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने बहुत ज्यादा सरकार को क्रिटिसाइज किया। तो दोबारा से सरकार ने इसको रिस्टोर कर दिया गया है, लेकिन इस बार उनको 5 करोड़ रुपए नहीं, सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही मिलने वाले हैं, क्योंकि कोविड वाली सिचुएशन अभी लगभग ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ गई है।
एंड लेट्स होप थर्ड वेव ना आए तो बहुत अच्छा होगा। अभी 2 करोड़ है, लेकिन सरकार ने कहा है कि धीरे धीरे वो उसको पूरी तरह से रिस्टोर कर देंगे। तो ये थोड़ा सा आपको ये इन्फॉर्मेशन था, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हल्का फुल्का आपको एमपी लेड स्कीम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इशू तो यही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड के बारे में पता होगा तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आप ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो 23 नवंबर 1993 को इसको शुरू किया गया था। ठीक है, ये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने लोकल एरिया डेवलपमेंट के लिए किया गया था। तो इट वॉज स्टार्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव, ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में हुआ करता था ये पहले जब शुरू किया गया था, लेकिन आजकल ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इम्प्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री के अंडर में है। ठीक है, पहले रूरल डेवलपमेंट और अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, इसको लेके बहुत ज्यादा इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बहुत लोग इसको प्रेज भी करते हैं, तो कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव भी हैं इसके, थोड़ा सा आप उसको देख लीजिएगा। हालांकि बहुत फनी चीज है कि जब सरकार ने इसको भी बंद किया पिछले साल, तो अपोजिशन के जो लीडर्स हैं, पार्टी के लोग हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा सरकार को क्रिटिसाइज किया। लेकिन कैग की रिपोर्ट कुछ और कहती है। पिछले सरकारों में या पिछले 15-20 सालों में कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि जो एमपी लैड के तहत जो 5 करोड़ रुपए जाते हैं एमपीज को, भैया वो उसको यूटिलाइज ही नहीं करते, ऐसे ही पड़ा रहता है भैया। और इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उनकी जो एमपी लैड वाला पैसा था वो भी ऐसे ही पड़ा था, यूटिलाइज ही नहीं किया उन्होंने। तो पैसा देने का क्या मतलब है? पैसा इसलिए दिया जाता है कि ताकि डेवलपमेंट करो, लेकिन उसको क्या ही फायदा जो ऐसे पड़ा रहता है। तो फिर क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो आप, जब खुद जो है बहुत सारे एमपीज उसको यूटिलाइज ही नहीं करते। तो इसीलिए थोड़ा सा इसको कई बार क्रिटिसाइज भी किया जाता है। और कुछ एमपीज ऐसे हैं जो इसका बहुत बढ़िया तरीके से यूज करते हैं, डेवलपमेंट काम के लिए करते हैं। तो हर चीज की दोनों साइड होती हैं, वो थोड़ा सा आप आर्गुमेंट आपको पता होना चाहिए, इन फेवर एंड इन अगेंस्ट। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो कुछ गाइडलाइंस हैं यहाँ पे, आप इसको देख लेना। यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा ये कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जो डॉक्यूमेंट है ये आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप पे भी और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक और छोटी सी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा बड़ी न्यूज़ नहीं है, पहले इसको हम लोग कई बार कवर कर चुके हैं। न्यूज़ आती है आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के रिगार्डिंग। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में फाइनली यूएसए ने भी ज्वाइन कर लिया है। तो इसी के साथ साथ अभी यूएसए दुनिया की 101st मेंबर हो चुका है ये सोलर अलायंस का। तो ये जो ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, एक्चुअली ये जो इनिशिएटिव है ये इंडिया के द्वारा ही लिया गया था। तो अभी जो है 101 मेंबर जो है वो बन गए, मतलब कन्यादान इन्होंने 101 कंट्री का रूप में कर दिया है। ठीक है, ये जो इनिशिएटिव लिया गया था, कब लिया गया था? इट वाज लॉन्च्ड ऑन 30 नवंबर 2015, जब पेरिस एग्रीमेंट हो रहा था। ठीक है, तब इसको यहां पे लिया गया था। इसका मेन जो मोटिव है वो आप सबको पता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जो कंट्रीज हैं जिनको सनशाइन कंट्रीज कहा जाता है, तो इन कंट्रीज के अंदर सोलर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा सनलाइट होती है ना, साल भर लगभग 250-300 दिनों तक तो होती ही है। तो ये कंट्री क्या करेंगी, अपनी अपनी कंट्रीज में सोलर पैनल्स को लगाएंगी, सोलर एनर्जी को बढ़ावा देंगी, जिससे दुनिया की जो क्लाइमेट प्रॉब्लम वाली जो समस्या है क्लीन एनर्जी वाली, वो यहाँ पे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं क्लीन एनर्जी को। और जो यहाँ पे कंट्रीज होती हैं उनको मोदी जी ने सूर्य पुत्र बोला है। तो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यू नेवर नो के जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं वो कहीं पे यहाँ से पूछ सकता है। अब इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इंडिया को क्या प्रॉपर बेनिफिट है, उसके लिए आप यहाँ से थोड़ा अलग से कंटेंट पढ़ सकते हो, जो आर्टिकल में नहीं था, वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैंने आपके लिए दिया है यहाँ पे। ठीक है, चैलेंजेस भी हैं इसके लिए, कुछ इतना आसान नहीं है, है ना। तो कुछ चैलेंजेस भी हैं, वो भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो जो चैलेंज है, जो एडवांटेज है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से पूछा जाता है, प्रीलिम्स में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। उसके अलावा इंडिया ने जो भी है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, है ना, उसको भी लॉन्च किया है। तो थोड़ा सा इसके साथ रिलेट करके आप एक प्रॉपर टॉपिक यहाँ पे तैयार कर सकते हो ओवरऑल, है ना। चलिए अगली न्यूज किसके बारे में आती है, वो आती है एडीआर रिपोर्ट के बारे में आती है। एडीआर रिपोर्ट कहती है कि एडीआर का मतलब होता है एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। ठीक है, ये एक एनजीओ टाइप का है, एनजीओ ही है बेसिकली। तो ये क्या करता है, जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स होते हैं कंट्री में, चाहे वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, चाहे वो कोई और रिफॉर्म हो, आरपीए रिफॉर्म्स हो, उसके बारे में ये पूरा काम करता है। तो एडीआर की रिपोर्ट ने कहा है कि 55% जो डोनेशन मिली है रीजनल पार्टीज को, जो स्टेट में, जैसे आपका बीजू जनता दल हो गया, आरजेडी हो गए, जो एआईएडीएमके हो गया, जो रीजनल पार्टीज हैं, उनको जो 55% डोनेशन मिला है वो अननोन सोर्सेज से मिला है। मतलब बता ही नहीं सकते कि वो किसने दिया है।
और ये जो डोनेशन दिया जाता है जिसमें देने वाले की यानी कि डोनर की आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाता है, वो डोनेशन दी जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू जब आप डोनेट करते हो तो आपकी आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता, क्योंकि उस बॉन्ड के ऊपर आपका नाम नहीं होता है। आपको बस क्या करना होता है, एसबीआई बैंक की ब्रांच में जाना होता है, वहां पे एक ड्राफ्ट जमा करवाना होता है और फिर आप वहां से इलेक्टोरल बॉन्ड ले सकते हो। ठीक है, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को दीजिए, वो पॉलिटिकल पार्टी बाद में उस पैसे को वहां से कैश करवा सकती है। इतना सा काम होता है। ठीक है, हालांकि बैंक के पास आपकी डिटेल होती है डेफिनेटली, लेकिन बैंक उस डिटेल को किसी को बता नहीं सकता। ठीक है, जो पार्टी पावर में होती है सेंटर में, जैसे अभी बीजेपी है, उसको बता सकता है कुछ कंडीशंस में, लेकिन अगर आप आरटीआई फाइल करोगे तो आरटीआई में आपको किसी का नाम नहीं बताया जाएगा। बेसिकली यहां का कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा हम लोगों ने पहले बहुत बार इसको कवर किया हुआ है, तो पहली बार नहीं है कि हम लोग इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्टोरल बॉन्ड की क्रिटिसिज्म भी हम लोगों ने पहले देखा है, क्या प्रॉब्लम होती है। ऑटोनॉमी सबसे बड़ी बात होती है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अनोनिमिटी है, ब्लैक मनी भी जनरेट हो सकती है यहाँ पे, है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके। हालांकि सरकार का कहना है कि हम लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड को इसलिए इशू किया है ताकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, लेकिन खेल इसका उल्टा होता है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं होती है। अरे भैया, जब आरटीआई ही नहीं लगा सकते तो ट्रांसपेरेंसी कहां से होगी, सीधी सी बात सोचने की ये है ना। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि जो इंडियन सिटीजन्स होते हैं वो इसको कर सकते हैं। ठीक है, इसमें डोनर का नाम मेंशन बिल्कुल भी नहीं होता है, सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही इसको किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत इसको किया जाता है। और जो ये बॉन्ड होते हैं, इनका जो पैसा होता है वो 1000 के मल्टीप्लीकेशन में होता है, मतलब 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख जो है 1 करोड़, इस तरह के मल्टीप्लीकेशन में चलता है। तो अगर आप करोड़ों में डील करते हो तो 1, 2, 3, 4 करोड़ डील करोगे, अगर आप हजारों में डील करते हो तो 1000, 10,000, लाख, इस तरह से आप डील करते हो। ठीक है, तो ये पूरे का पूरा मामला यहाँ पे आता है। 2017 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बेसिकली, लेकिन 2018 से इसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया गया था। तो थोड़ा सा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके मेंस के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्चुअली जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है ये आपके पूरा जीएस पेपर 2 में एक पार्ट होता है, वहां से 1-2 बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला पूरा इशू आपको पता होना चाहिए कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है, कैसे काम करता है, कब लॉन्च हुआ था, इसके पीछे इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके क्रिटिसिज्म क्या है, या इसके फेवर में जो आर्गूमेंट है वो कौन कौन से हैं। ये और जो करंट में कुछ जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर चल रहा है उसके साथ अगर उसका रिलेट करके लिख दोगे एग्जाम में तो बहुत बढ़िया नंबर आपको मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज़ आपके सामने आती है वो आती है, ये आज की न्यूज़ है, 12 तारीख की न्यूज़ है। पोल कमीशन प्लान्स टू मैप माइग्रेंट पॉपुलेशन फॉर रिमोट वोटिंग। कोई खास बड़ी न्यूज़ नहीं है, छोटी सी न्यूज़ है। न्यूज़ ऐसी है कि जो माइग्रेंट्स लोग होते हैं, जो लेबर क्लास होती है, वो जैसे झारखंड से, बिहार से, वेस्टर्न यूपी से, वेस्ट बंगाल से, कहीं से भी वो काम करने के लिए प्रदेश में जाते हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, साउथ इंडिया। अब वो जब जाते हैं तो इलेक्शन के टाइम में क्या होता है, इलेक्शन के टाइम में तो ऐसा नहीं है कि एक आदमी अगर मुंबई में काम करता है तो वोट देने के लिए वो भैया पटना में जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन कुछ ऐसा इंतजाम करने की कोशिश में है कि एक हम लोग कैसे ऐसी मशीन बनाएं, ऐसा मैकेनिज्म बनाएं ताकि वो इंसान वहीं से वोट कर सके जहां पे वो काम करता है। तो ये डिस्टेंट एक्चुअली माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए कुछ इस तरह का जुगाड़ किया जा रहा है। अभी तक ये कुछ बना नहीं है, अभी ये कंसल्टेशन में है बेसिकली। तो कुछ ईवीएम मशीन होती है उस तरह की कोई मशीन बनाई जाए। अब इसका क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे ये काम करेगा, इसके बारे में अभी कोई प्रॉपर चीज़ नहीं गई है। आईआईटी मद्रास और आईआईटी खड़गपुर जो है इनको लिया तो है, अभी ये काम इस पे कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ होगा तो देखेंगे, लेकिन इसके लिए बहुत चैलेंजेस भी है, इतना आसान नहीं है, है ना। पहली बात तो यह है कि पॉलिटिकल पार्टीज को सबको पहले अग्री करना होना पड़ेगा, इसे कई कंसेंसस बनाना पड़ेगा। अभी जो हमारे पास ईवीएम मशीन है भैया, इसको ही गाली मिलती रहती है। तो आपको क्या लगता है कि वो इस तरह की मशीन को अप्रूव करेंगे? तो मुझे तो नहीं लगता, है ना। और ऐसी मशीन होनी चाहिए कि जो इंटरनेट से कनेक्टेड ना हो, जैसे ईवीएम होते हैं वो इंटरनेट से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं होते, तो उसमें जो उसको हैक करने वाला कोई ऐसा चांस होता नहीं है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज बोलती रहती हैं हैक हो जाती है, लेकिन हैक पॉसिबल नहीं है। वो जब उनको बोला गया इलेक्शन कमीशन ने हैक करके दिखाओ तो कोई उसको हैक ही नहीं कर पाया। खैर वो एक अलग मुद्दा रहेगा, बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा है, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ इस मामले में बात चल रही है। तो आप जो है अपना ओपिनियन जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि क्या इस तरह की मशीन को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। डिस्टेंट वोटिंग होती है, पोस्टल वोटिंग भी होती है, यूएसए वगैरह में पोस्टल वोटिंग की जाती है। आप
चिट्ठियों के द्वारा वोटिंग कर सकते हो या इंटरनेट का यूज करके कर सकते हो। तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का पार्ट है ये भी, तो आप जीएस पेपर 2 में इसको भी मेंशन कर सकते हो। अगर इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आपके पास आते हैं तो एक बढ़िया सजेशन यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, चलिए। तो राजनाथ सिंह जो अभी जम्मू एंड कश्मीर में हैं, लेह में हैं, वहां पे ये क्या क्या करने वाले हैं, रेजांग ला मतलब रेजांग पास, ला मतलब पास, पहाड़ी भाषा में उसको पास बोलते हैं, जो रास्ता होता है पहाड़ियों के बीच में बेसिकली, तो उसको विजिट करने वाले हैं। तो बेसिकली आपको रेजांग ला के बारे में पता होना चाहिए, इतना ही एग्जाम में आपसे पूछेगा कि रेजांग लांग कहाँ पे है। ये पड़ता है आपका लेह एंड लद्दाख में। ठीक है, रेजांग ला में जो है वॉर मेमोरियल है। 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हुआ था, उस समय पे बहुत सारे सैनिक हमारे वहां पे लड़े थे, बहुत ब्रेवरी से, बहुत सारे शहीद भी हो गए थे। उनकी याद में वो मेमोरियल वहां पे बनाया गया है। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि लास्ट ईयर जब गलवान वैली में क्लैश हुआ था तो उसमें 20 इंडियन सोल्जर्स मार्टिर यानी कि शहीद हो गए थे। उनके नाम भी इस मेमोरियल में ऐड कर दिए गए हैं। इसी वजह से यहां पे जाने वाले हैं कौन, हमारे जो है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी। ठीक है, कहां पे है, देखिए चुशुल वैली, यहां पे ये कहीं पड़ता है चुशुल वैली में, क्योंकि चुशुल वैली में वो क्लैश हुआ था और वो सारी सारी चीजें हैं। 1962 में जब लड़ाई लड़ी गई थी तो बेसिकली वो चुशुल वैली के आसपास ही कॉन्सेंट्रेटेड थी। ठीक है, तो यहां पे वो वॉर हुआ था, तो ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा जो ये लोकेशंस हैं ये तो हम लोग पास्ट में बहुत बार कर चुके हैं, हर लोकेशन की मैं यहाँ पे आपको डिटेलिंग दे चुका हूँ। देखिए गलवान वैली जो यहाँ पे है, दौलत बेग ओल्डी, ये इसी को लेके सारा झगड़ा हुआ है बेसिकली, दौलत बेग ओल्डी को लेके, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ने क्या किया है, ऑल वेदर रोड बना दिया है। तो उसको लेके जो ही चाइना को थोड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो गया था चाइना को। तो यहाँ पे आपको डैमचोक पड़ता है, डैमचोक में इशू अभी भी बना हुआ है, सुलझा नहीं है। चुमार वैली यहाँ पे पड़ती है, तो यहाँ पे पेंगोंग सो लेक है ना, जिसको अभी यहाँ पे सोल्व हो चुका है मामला पेंगोंग सो लेक में, लेकिन अभी भी डेमचोक में मामला ठंडा नहीं हुआ है ना। तो वो थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिएगा। खैर आगे बढ़ते हैं। यूएस चाइना अग्री टू डू मोर टू कट एमिशन। इंडिया रिलेटेड ये न्यूज नहीं है, लेकिन कई बार वो आपसे अगर वो क्लाइमेट चेंज के बारे में कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो वही COP26 की ग्लासगो की बात है। तो अभी क्या करने वाले हैं, अभी तक पूरी दुनिया जो है CO2 के ऊपर ही ज्यादा फोकस करती थी, लेकिन CO2 तो ठीक है, उसको तो करना ही करना है, लेकिन CO2 के साथ साथ मीथेन भी एक बहुत ही पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, और ये CO2 से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। हालांकि CO जो मीथेन होती है, मतलब CH4 की मैं बात कर रहा हूं, मीथेन एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहती है, 10 15 20 साल तक रहती है, उसके बाद वो वापस खत्म हो जाती है। इसीलिए शायद इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं किया गया है। लेकिन अभी साइंटिस्ट लोगों का मानना है कि CO2 के साथ साथ भैया मीथेन को भी, एमिशन को भी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, तो जो आपका टाइगा और जो टुंड्रा रीजन है, वहां पे जो परमाफ्रोस्ट है, जहां पे बहुत सारी मीथेन अभी वो सोइल के अंदर, ग्राउंड के अंदर रिजर्व है या पड़ी हुई है, डेफिनेटली वो रिलीज होगी। और जब मीथेन रिलीज होगी तो तो ग्रीन हाउस गैसेस है, मतलब वो भी, तो क्लाइमेट चेंज और ज्यादा इंटेंस हो सकता है। तो मीथेन को भी यहां पे अभी एड्रेस करने की बात चल रही है। तो अमेरिका और चाइना में बीच में अभी थैंक गॉड ये अग्रीमेंट हुआ है कि हम लोग मीथेन के यहाँ के उसको भी कवर करेंगे। वैसे तो सीधा सीधा कहा है कि भैया चाइना हैज स्टेड अवे फ्रॉम द प्लेज दैट ओवर 100 अदर कंट्रीज। तो 100 से ज्यादा कंट्री ने मीथेन के एमिशन को कट करने की बात बोली है कि हम लोग 2030 तक जो है 30% जो है मीथेन के एमिशन को कट कर देंगे। ठीक है, आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है, उस क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर 6 गैस मेंशन है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो मीथेन भी इसके अंदर एक मेंशन है, बहुत ही पोटेंट गैस है भैया। तो ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे हैं। उसके अलावा यूएसए ने कहा है कि वो 2030 तक जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है यूएसए में, वो कंप्लीटली कार्बन फ्री होने वाली है। अब वो कैसे करेंगे ये तो वही जाने, लेकिन मुझे तो थोड़ा इसमें डाउट लगता है। चाइना ने भी कहा है कि वो ग्रीन हाउस गैसेज में मीथेन के एमिशन को भी कम करेगा। तो थोड़ी थोड़ी सी न्यूज़ आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। इंडिया के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो थोड़ा सा ये बस आप गैसेज याद कर लेना क्योटो प्रोटोकॉल वाले मामले से। ठीक है, चलिए
अगली न्यूज आती है राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लेशन इग्नाइट्स मार्केट सेल ऑफ रूपी। स्लाइड से कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, क्योंकि कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे ज़्यादा होती नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि यूएसए में अभी इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है। मतलब पिछले 30 सालों में यूएसए में इस समय सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशन चल रही है। उस इन्फ्लेशन का इंडिया के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है? उस इन्फ्लेशन का इंडिया के ऊपर यह फ़र्क पड़ा है कि इंडिया में जो एफडीआई थी, या जो इंडिया में एफआईआई यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, वो वापस जा रही है। मतलब जो इन्वेस्टर्स थे वो इंडिया की स्टॉक मार्केट से पैसा वापस खींच रहे हैं, क्योंकि यूएसए के अंदर इन्फ्लेशन बढ़ गया है। और यूएसए का जो फेडरल बैंक है उसने संकेत दिए हैं कि शायद वो वहां पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ाएगा इन फ्यूचर। तो अगले 2-3 महीने में देखना रहेगा। तो ऐसे ही होता है दोस्तों, जब यूएसए में इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगता है तो लोग अपने पैसे को इंडिया से खींचने लगते हैं और यूएसए में जाके इन्वेस्ट करने लगते हैं, क्योंकि वहां पे उनको अच्छा रिटर्न मिलता है। अभी यूएसए में इंटरेस्ट रेट 0% है, तो वहां पे इन्वेस्ट करने का क्या फायदा है? तो वो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट अच्छा खासा है। तो ये सारे का सारा मामला जो है ग्लोबल इकोनॉमी इस तरह से यहाँ पे इंटरलेटेड होती है। तो कोई बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे बताई नहीं गई है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट खैर ये न्यूज है नहीं। छोड़ना चाहो तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, ठीक है। तो ये आज की पूरी न्यूज़ थी। लेकिन एक बुक मैं पढ़ रहा था पिछले दिनों, आज नहीं है मेरे पास, कल दिखाता हूँ आपको, दूसरे वाले रूम में पड़ी हुई है। बुक है एक बहुत शानदार, आपको पढ़ना चाहिए। अभी अभी यंग लोग हो, तो कुछ लोग अभी वर्किंग हैं, कुछ लोग अभी जॉब मार्केट में जाने वाले हैं। तो इनिशियली अगर आप अपने फाइनेंस को, अपने पैसे को अच्छे से तरीके से अगर आप यूज़ करोगे, डेफिनेटली आपको आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छे गेन मिल सकते हैं। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट वाली बुक नहीं है कि आपको शेयर मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना है, ऐसी कुछ है। बस ये जो आपके जो पॉकेट मनी होती है, जो थोड़ा बहुत पैसा आपके पास होता है, उसको किस तरह से हम लोग बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं, उसके बारे में ही है। और उसके साथ साथ लाइफ में और भी बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स जो है मोटिवेशनल टाइप के इसने बता रखे हैं। बुक का नाम है साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक इंटरनेशनली रिनाउंड बहुत ही जबरदस्त बुक है। बहुत लोग इसको रिकमेंड करते हैं, तो मैं ऐसा आपको किसी को बुक रिकमेंड नहीं करता, लेकिन इसको मैंने पढ़ा पिछले हफ्ते, अच्छी बुक लगी मुझे पर्सनली। सस्ती है बहुत, 200-250 रुपए की आ जाएगी। इसको आप परचेज कर सकते हो, अमेजोन से परचेज कर सकते हो, लिंक मैंने आपको दे दिया, तो आपके बिहाफ पे मैंने ये काम भी कर दिया है। अगर कोई बुक पढ़ने के शौकीन हैं, अगर आप टिकटॉक से या रील से, फेसबुक के फालतू का जो सोशल मीडिया होता है वहां से अगर अपने लिए थोड़ा सा समय बचा सको, तो बुक्स पढ़ने की आदत जरूर डालनी चाहिए। जो बुक्स पढ़ते हैं भैया वो अच्छे लीडर माने जाते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे ग्रो करती है बुक्स पढ़ने से। अलग अलग तरह के जोनर की, तो अलग अलग तरह के जोनर की बुक पढ़ो। साइकोलॉजी की बुक पढ़ो, सोसाइटी पे बुक पढ़ो, सोशियोलॉजी पे पढ़ो, इकोनॉमी पे पढ़ो, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, लिटरेचर, अलग अलग तरह का जोनर पढ़ोगे ना, ताकि दिमाग खुलेगा, नॉलेज आएगी, कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं। आई होप आपको ठीक ठाक लगता होगा सेशन। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों को भी बताएं। फैमिली हम चाहते हैं थोड़ी बड़ी हो। देखिए, फैमिली थोड़ी बड़ी होगी तभी हम लोग भी आपके लिए और ज्यादा एफर्ट करके अच्छा कंटेंट आपके लिए लेके आएंगे। चलिए, दैट इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।